Welcome students to DSCJ home classes. This is an attempt to connect learner with instructor. It's a digital initiative by the Directorate of School Education, Jammu. तो बच्चों आज मैं 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर वो आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आज जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट और एक्सरसाइजेस। पिछले लेसन में बच्चों हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आसपास क्या है, हमारी धरती के आसपास क्या है। हमारी धरती के आसपास हमारी धरती को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है। एटमॉस्फेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें सूरज की गर्मी से बचाता है। अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे पास ना हो तो सूरज की तेज रोशनी से, सूरज की गर्मी से हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दिन के दौरान, और रात को जो हमारी ये धरती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। तो ये जो मास ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसने हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है रहने के लायक बनाया है। और आपको एक और बात बताऊं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर पे, वो एक ग्रीन हाउस क्रिएट करता है। और अगर ये ग्रीन हाउस ना हो तो हमारी धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन जो फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसकी वजह से जो है ये सारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है और एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ जो है, जो बहुत ठंडे इलाके हैं जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, वो बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और सी लेवल जो है ऊपर रेज हो गए हैं और फ्लड्स चारों तरफ आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है आप ये फिगर से देखिए। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन गैस जो है 0.93% है, और बाकी अदर गैसेस जो है 0.04% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है। तो मेन कौन सी दो गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन जो है थोड़ी कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। हमारी जो एयर है इसमें टाइनी छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल्स भी मिलती हैं। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और प्लांट्स को नाइट्रोजन अपना जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, लेकिन वो डायरेक्ट उसको एयर से नहीं ले सकते हैं। तो वो कैसे लेते हैं, बैक्टीरिया जो सॉइल और प्लांट्स के रूट में होता है, वो एयर से नाइट्रोजन लेके एयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसे यूज कर पाए। नाइट्रोजन, जैसा आपको मैंने बताया 78% जो है नाइट्रोजन है। ये प्लेंटिफुल गैस है एयर में, प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो बैक्टीरिया मैंने बताया, वो सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को एयर से लेता है और उसका फॉर्म चेंज करता है जो कि प्लांट्स के काम आ सकता है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 21%। ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर में। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान इस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और उसको रिलीज करते हैं एयर में, जिसे हम इनहेल करते हैं। और अगर हम पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट जाएं तो ये बैलेंस, ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना फूड, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और इस ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स
इनहेल करते हैं और हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूल को जलाएं, कोल को जलाएं, ऑयल को जलाएं, जिसकी वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से अर्थ का वेदर और क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और एक और बात मैं बताऊं कि जब एयर हीट अप हो जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो ठंडी हवा है वो डेंस होती है, बहुत घनी होती है और वो हैवी होती है, इसलिए वो नीचे आ जाती है। और जब हॉट एयर ऊपर आती है तो आसपास की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है उस गैप को फिल अप करने के लिए। ये एयर सर्कुलेशन का प्रोसेस है। अब आती है बात स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ के सर्फेस से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये फिगर में आप देखिए ट्रोपोस्फेयर जो है बिल्कुल हमारी धरती के ऊपर है, ठीक है। उसके बिल्कुल ऊपर है ओजोन लेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। ये वो लेयर है जो सूरज की रोशनी को फिल्टर करके हमारी धरती पर लेके आता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है वो धरती के ऊपर से 0 से लेके 10 किलोमीटर तक है। फिर 10 से 30 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, 30 से 50 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर है, 50 से 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर और 400 के ऊपर जो है एक्सोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ सरफेस का और इसकी एवरेज हाइट जैसे मैंने बताई 0 से 10-12 किलोमीटर तक ये जाता है। हम जो एयर जो ब्रीथ करते हैं ये इस ट्रोपोस्फेयर में होती है और जितने भी वेदर के फिनोमिनन है, रेनफॉल हो गई, फॉग हो गई, हेलस्टॉर्म, ये सारे इसी लेयर में अकर करते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जैसे पहले भी बताया ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है और ये 50 किलोमीटर तक जाता है। तो यहाँ पे कोई क्लाउड्स या कोई वेदर फिनोमिनन कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए बहुत सूटेबल है और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है। ये कितना 80 किलोमीटर तक जाता है। इसका टेम्परेचर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर तक जाता है और उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आयनोस्फेयर इस थर्मोस्फेयर का पार्ट है और ये लेयर हमें क्या हेल्प देता है, ये रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। एक्सोस्फेयर जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत थिन एयर होती है और जो लाइट गैसेस हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी स्पेस में फ्लोट करती है यहाँ से। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं जितनी भी सैटेलाइट्स हैं हमारी ये जाके एक्सोस्फेयर में रुक जाती हैं। अब हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। कभी हम सुबह सो के उठते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देख के बोलते हैं कि आज बारिश होगी या आज धूप चढ़ेगी, आज कैसा मौसम होगा। जब वनडे क्रिकेट मैच चल रहा होता है तभी होता है आज कहीं मैच तो नहीं ड्रॉ हो जाएगा, कहीं बारिश की वजह से मैच तो नहीं खराब हो जाएगा। जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी होती हैं मैच देखने के लिए तो उनको बड़ी दिमाग में टेंशन रहती है कि बारिश की वजह से ये हमारा मैच का शो जो है वो खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है वेदर। वेदर क्या है, आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द
एटमॉस्फेयर, हर घंटे का, हर दिन का जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है उसे हम कहते हैं वेदर। अगर बहुत गर्म और बहुत ह्यूमिड वेदर हो तो वो हमें क्या करता है, गुस्सा चढ़ा देता है, इरिटेट करता है। लेकिन अगर प्लेजेंट और ब्रीजी वेदर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो उससे हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, वो हमें चेयरफुल बना देता है। तो वेदर जो है दिन ब दिन चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं आज धूप है तो कल भी धूप रहेगी, आज धूप है तो कल अचानक बारिश भी हो सकती है, कल बारिश है तो परसों धूप हो सकती है। इसलिए वेदर जो है कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। अब है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है कि एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम जैसे कहते हैं 4 क्लाइमेट्स होते हैं, तो ये एक वेदर कंडीशन है कि हम कहते हैं ये गर्मी का मौसम है, ये सर्दी का मौसम है, ये बरसात का मौसम है, इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। टेम्परेचर, जो आप डेली महसूस करते हैं कि आज गर्मी है, आज सर्दी है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है खाली दिन और रात के बीच में चेंज नहीं होता है, सीजन से सीजन में भी चेंज होता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। इंसुलेशन क्या है कि जो सोलर एनर्जी अर्थ की तरफ आती है उसे हम कहते हैं इंसुलेशन। तो जैसे जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं वहां पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर की जब इक्वेटर से हम दूर की तरफ पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वहां पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स नहीं लग पाते हैं। आपने देखा होगा सिटीज़ में टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस। क्यों? क्योंकि विलेजेस में ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, और सिटीज़ में क्या है, कंक्रीट और मेटल्स की बिल्डिंग्स हैं, रोड्स बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनर्जी को ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं और दिन को ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं, और इस एनर्जी को ये रात को, इस हीट को रात को रिलीज करती हैं। इसकी वजह से सिटीज में दिन को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है, डिग्री सेल्सियस। इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने। और ये जैसे वाटर का जो सेल्सियस स्केल है, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ्स सरफेस। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के लेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। एयर प्रेशर जो है सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। और जिन एरियाज़ में टेम्परेचर हाई होता है वहाँ एयर जल्दी हीट अप हो जाती है और राइज हो जाती है, और वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया जब एयर हीट अप हो जाती है तो वो लाइट वेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है। और जिन एरिया में लोअर टेम्परेचर्स होता है वहाँ पे एयर जो है कोल्ड हो जाती है और वहाँ की एयर हैवी हो जाती है और वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मून में आपको पता है बिल्कुल एयर नहीं है, इसलिए नो एयर प्रेशर। जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनना पड़ता है एयर से भरा हुआ। अगर वो नहीं पहनेंगे तो वो जो है मून में फ्लोट करते रहेंगे और उनके ब्लड वेसल्स जो हैं बर्स्ट भी हो सकते हैं, उनको ब्लीडिंग भी हो सकती है। विंड। What is wind? Wind is the movement of air from high pressure areas to low pressure areas. जो high pressure areas हैं वहाँ से जो air move होके low pressure areas में आती है उसे हम कहते हैं
विंड। और विंड का नाम कैसे दिया जाता है? विंड का नाम जिस डायरेक्शन से वो आती है, अगर वेस्ट से आती है उसे हम वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, ईस्ट से आती है उसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं। विंड्स की 3 टाइप्स होती हैं। परमानेंट विंड्स जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज हैं, ये पूरा साल कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में आती हैं, इन्हें हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड्स हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, जैसे मानसून्स आते हैं इंडिया में। लोकल विंड्स होती हैं जो किसी दिन के किसी एक पर्टिकुलर टाइम ब्लो करती हैं या ईयर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम ब्लो करती हैं, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल ड्राई विंड्स, जैसे नॉर्थ इंडिया में आपने समर्स में सुना होगा कि लू चल रही है। लू क्या होती है? हॉट विंड जो है सिर्फ समर्स में ही चलती है, ये लोकल विंड्स होती हैं। मॉइस्चर, जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, वो वाटर वेपर बन जाता है। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं, ये जाके एयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एयर हमारी जो है ह्यूमिड हो जाती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो जब एयर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर से फिल अप हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। जैसे जैसे वो एयर गर्म होती है, उसकी कैपेसिटी जो वाटर वेपर को होल्ड करने की बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जब ह्यूमिड होता है, जैसे बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब हमारे जो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं एज कम्पेयर की जब गर्मी होती है, जब मई जून का महीना होता है, तब हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जुलाई अगस्त में गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन हमारे कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जब वाटर वेपर और बढ़ते जाते हैं तो वो ठंडे होते जाते हैं और टाइनी ड्रॉप, छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और ऐसे इकट्ठे होते होते वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, तब वो नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। कैसे नीचे आते हैं? ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। और प्लांट्स जो है इस वाटर को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अगर हिल साइड्स में ट्रीज को हम काट लें तो जो रेन वाटर माउंटेन्स पे पड़ता है वो बह के सॉइल को भी सारा बहा के नीचे ले जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। रेनफॉल को 3 तरह से डिफाइन किया गया है: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। साइक्लोनिक हो गया जब कोल्ड एयर, वार्म एयर जो है लाइट होकर ऊपर चली जाती है और कोल्ड एयर नीचे आके अपनी जगह को ऑक्यूपाई करना चाहती है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। फिर आ गया रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल और फिर है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कौन से फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है? स्नो, स्लीट एंड हेल। रेनफॉल जो है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्रेश वाटर अर्थ को प्रोवाइड करती है। अगर रेनफॉल कम हो तो तब उस साल क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, ड्राउट्स हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तब फ्लड्स आ जाते हैं। अब बच्चे इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके ये टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, ये इसी पे मैंने जो रेड लाइन से अंडरलाइन किया है ये सही आंसर है इसका। और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैच द फॉलोइंग में ट्रेड विंड्स के आगे मैंने ई पार्ट लिखा हुआ है, मतलब ट्रेड विंड्स आर द परमानेंट विंड्स। एंड लू जो है वो क्या है? लोकल विंड्स है। मॉनसून जो है वो है सीजनल विंड्स। और विंड हम किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो बाकी जो क्वेश्चन 1st और 4th है उसके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ये आपको अभी बताया, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आप कॉपी पेन लेके इन सब आंसर्स को नोट कर लीजिए। तो मुझे
पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। जैसे ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेदर क्या है? वेदर है हर घंटे का या हर दिन का जो कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसे हम कहते हैं वेदर। और 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। एयर प्रेशर क्या है? प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. It decreases as the height increases and is the highest at the sea level. जो ह्यूमिड डे पे वेट क्लोथ्स क्यों ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में? क्योंकि एयर में जो पानी है, अमाउंट ऑफ वाटर है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अ सनी डे। ह्यूमिड डे में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए इवेपोरेशन कम होती है और कपड़े देर से सूखते हैं। इंसोलेशन जो है, सोलर एनर्जी जो इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, तो ये जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो वो ये डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि सन रेज जो है इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती है, वर्टिकली फॉल करती है, और पोल्स पे स्लांट फॉल करती है। इसलिए इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द poles. Thank you, students. Have a nice day.